हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो प्रश्नोत्तरी है ये इम्पोर्टेंट है रीट परीक्षा के लिए, पटवार के लिए, एसआई या फिर आप किसी एलडीसी का एग्जाम दे रही हो, चाहे वो आरपीएससी से हो या फिर हाई कोर्ट के द्वारा लिया जाने वाला हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अव्यय से संबंधित ही कुछ प्रश्नों के विषय में। ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी रोजाना होती है। कल भी हमने अव्यय से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा था। आज अपने और बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे और भी पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं, उन सभी के विषय में अपने बात करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि अव्यय से आप क्या समझते हैं, अव्यय किसे कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, या फिर लिंग वचन पुरुष कारक से प्रभावित नहीं होने वाले शब्द होते हैं। कौन सा होता है दोस्तों इसका सही आंसर। अव्यय किसे कहते हैं हमें बताना है। इन चार ऑप्शन में से सही आंसर हमारा कौन सा है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नंबर 4, यानी लिंग वचन कारक आदि के अनुसार जो शब्द प्रभावित नहीं होता है, ऐसे शब्द को हम अव्यय की श्रेणी यानी अविकारी शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। अब देखिएगा, संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, वो कहलाता है विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द भी विशेषण होता है, लेकिन कौन सा विशेषण होता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता है सर्वनाम। तो अव्यय की जो सबसे उपयुक्त परिभाषा है वो कौन सी होगी, लिंग वचन कारक पुरुष के आधार पर इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर हम ये देखते हैं धीरे, वह धीरे चलता है, वह धीरे चलता है। तो ये एक अव्यय के रूप में अपने इसको ले सकते हैं। तो अब धीरे का देखिएगा, वह हो, चाहे वहां पर वो लगाए, चाहे सीता लगाएं, चाहे अपने मुकेश लगाएं, कुछ भी लगाएं, यहाँ परिवर्तन नहीं होगा। सीता धीरे चलती है, यहाँ परिवर्तन होगा। मुकेश धीरे चलता है, यहाँ होगा। लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये धीरी, धीरों या किस प्रकार से भी बहुवचन होने पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो अव्यय की श्रेणी में आते हैं। आई होप आप इसकी परिभाषा को अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की बात करें, क्रिया विशेषण होते हैं। क्या होते हैं, दो क्रिया को जोड़ने वाले, क्रिया और विशेषण का मेल कराने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, या संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द होते हैं। कौन सा होता है क्रिया विशेषण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है, चेक कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है हमारा नंबर 3। क्रिया की जो विशेषता बताए ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्द को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, इनमें से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। 4 भेद हमारे सामने हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है। दोस्तों, कालवाचक है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, या फिर नीतिवाचक है। 3 तो हैं, लेकिन एक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नंबर 4, ये नहीं होता है। ये नीतिवाचक क्रिया विशेषण का जो है भेद नहीं होता है। यहाँ चौथा भेद अपने लेंगे परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण लेंगे, परिमाणवाचक जो विशेषण होता है वो इसका चौथा भाग आता है दोस्तों। चौथा हमारा प्रश्न है, शबनम प्रतिदिन विद्यालय जाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है, या फिर परिमाणवाचक है। कौन सा क्रिया विशेषण होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा कालवाचक, यानी ये क्या होगा, कालवाचक होता है। अब यहाँ आप लगा करके देख लीजिए, कैसे जाती है शबनम विद्यालय, कैसे जाती है, तो धीरे धीरे जाती है, जल्दी जाती है, आंसर आता तो होता कालवाचक। शबनम विद्यालय कब जाती है, शबनम विद्यालय कब जाती है, कब जाती है, प्रतिदिन जाती है, रोजाना जाती है। तो फिर वो कौन सा हो जाए, शनिवार को जाती है, रविवार को जाती है, कभी ऐसा शब्द आए आपके सामने तो फिर वो कौन सा हो जाएगा, अपने कालवाचक की श्रेणी में लेंगे। कहाँ जाती है, तो फिर विद्यालय या स्थान होता वह सामने है, आगे है, पीछे है, ऐसा होता तो स्थानवाचक की श्रेणी में आता। परिमाणवाचक ये है नहीं, कितने की श्रेणी में नहीं आ रहा। तो फिर कौन सा लेंगे, इसका सही आंसर होगा कालवाचक। बात करें 5वें प्रश्न की, छात्र कक्षा में ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है, या फिर परिमाणवाचक है। कौन सा वाक्य है, ध्यान पूर्वक में क्या है दोस्तों, रीति है, काल है, स्थान है, या परिमाण है। जो ट्रिक आपको बताई लगा के देखेंगे आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों, सही आंसर है हमारा नंबर 1। छात्र कक्षा में कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। अगर ये होता कब पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, तो भी किसी से भी आंसर नहीं आ रहा है।
बात करें अगले प्रश्न की, छठा हमारा प्रश्न है, विद्यालय के सामने सुंदर बगीचा है, कौन सा होगा दोस्तों इसमें से? समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक है, कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा 4 नंबर, संबंध बोधक है। हमने पहले भी बात की पहचान भी आपको बताई, अगर के लगा हुआ आ जाए तो अधिकतर उसमें कौन सा होगा? संबंध बोधक आप मान के चलिएगा, क्योंकि संबंध बोधक कारक भी होता है। बात करें 7वें प्रश्न की, संज्ञा परसों आएगी, कौन सा है दोस्तों? परिमाण है, काल है, स्थान है, रीतिवाचक है, कौन सा है दोस्तों इसमें से सही आंसर? संज्ञा परसों आएगी, तो इसका सही आंसर है हमारा नंबर 2, क्योंकि कालवाचक कब होता है? कब लगाने पे जवाब आ जाए। संज्ञा कब आएगी? परसों आएगी, आंसर आ गया तो हो गया ना। कितना आएगी, कहाँ आएगी, कब आएगी, इससे जवाब है, लेकिन कैसे आएगी इससे जवाब नहीं है, तो फिर आंसर हमारा यही होगा। बात करें 8वें प्रश्न की, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है, कौन सा है क्रिया विशेषण का उदाहरण? कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है 1 नंबर, धीरे से बोलता है। कैसे बोलता है? धीरे से बोलता है। काला होना तो विशेषण है, धावक तेज होना भी कौन सा होगा? विशेषण होगा, वाणी सुंदर होना भी विशेषण की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे लिए सही आंसर कौन सा हो गया? क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द हमारा यही है। बात करें अगले प्रश्न की, 9वां हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन के बिना, साथ, तक को, कहाँ। अब इसमें से लगा करके देख सकते हैं। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, जच गया। वैसे भी सही बात है, धन के बिना कोई पूछता है क्या? भाई कीमत किसकी है? नौकरी की है, पढ़ाई की है, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं। नौकरी मिलेगी तो धन आएगा दोस्तों, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, अन्यथा कोई नहीं पढ़ता दोस्तों। तो आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, तो ये हमारी बात क्या है? सही है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? यही हो जाएगा। आज धन साथ कोई नहीं पूछता, धन तक को कोई नहीं पूछता, ऐसा कहें तो सही होगा क्या? अगर हम मान लीजिए ये लगा दें, आज धन तक को कोई भी नहीं पूछता, तो पूछते हैं ना, इसी को तो पूछते हैं, तो फिर ये तो हमारा सही नहीं होगा। धन के बिना कोई नहीं पूछता। आपके पास में धन है तो आपको सारे पूछेंगे। देखिएगा किसी शादी विवाह में जाते हैं, जो जितना बड़ा व्यक्ति होगा उसकी कदर उतनी ही ज्यादा होती है, उसका इंतजार भी उतना ही ज्यादा हुआ करता है। तो कदर तो किसकी है दोस्तों? धन के बिना कोई नहीं पूछता। अगले प्रश्न की बात करें, ये देखिए दोस्तों व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, इसे सीरियसली मत ले लीजिएगा, भावनाओं के साथ में इसको जोड़ करके मत चलिएगा। ये एक व्यवहारिक बात है, पृथ्वी के ऊपर धन के बिना सामान्यतः व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है। बात करें 10वें प्रश्न की, परीक्षा से पहले खूब पढ़ो वाक्य है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है या फिर संबंध बोधक है? परीक्षा से पहले खूब पढ़ो, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, क्रिया विशेषण है दोस्तों। कब खूब पढ़ो? से पहले, परीक्षा से पहले खूब पढ़ो। कितना पढ़ो? खूब पढ़ो दोस्तों। कितना पढ़ो? खूब पढ़ो, यानी ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हमारे पास में आ रहा है। परीक्षा से पहले कितना पढ़ो? खूब पढ़ो, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण बाकी नहीं है। बात करें स्वीकृति बोधक अव्यय है, जिसमें स्वीकृति दी जा रही है। ठीक, आह, धन्य, अरे वाह, धिक, अच्छा, ठीक, हाँ, अरे अरे, आहा, कौन से में है स्वीकृति बोधक? जिसमें किसी ने कुछ कहा उसकी स्वीकृति दी गई हो। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है हमारा नंबर 3, अच्छा, ठीक, हाँ। किसी ने कुछ भी राय मांगी तो हम कहते हैं अच्छा, ठीक है, हाँ, इनमें से कोई भी देते हैं तो ये स्वीकृति बोधक में आता है। कौन सा? 3 नंबर हमारा। बात करें अगले प्रश्न की, 12वां हमारा प्रश्न है, सही वाक्य क्रम है, इनमें से बताना है सही कौन सा है। यह काम पहले करो, क्रिया विशेषण है। यह कार्य स्नान करने से पहले करो, संबंध बोधक है। राम और श्याम साथ पढ़ते हैं, संबंध बोधक है। तुम भरोसे के लायक नहीं हो, विस्मयादि बोधक है। कौन सा सही है इनमें से दोस्तों? इनमें से सही है हमारा नंबर 1, यह काम पहले करो। यह काम कब करो? पहले करो। जवाब आ रहा है तो फिर ये कालवाचक की श्रेणी में आ जाता है, ये क्रिया विशेषण है। यह कार्य स्नान करने से पहले करो, संबंध बोधक के अगर आता तो अपने कुछ इसमें सोच सकते थे। राम और श्याम साथ पढ़ते हैं, ये तो इनको ज्वाइंट कर रहा है, संबंध बोधक नहीं होगा। तुम भरोसे लायक नहीं हो, इसमें तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि वह घायल है। वाक्य है क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या फिर संबंध बोधक? कौन से श्रेणी में रखेंगे दोस्तों? क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या फिर संबंध बोधक? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है नंबर 3, समुच्चय बोधक में आता है, क्योंकि जो शब्द है इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ा जा रहा है, या जहां पर 2 वाक्य या उपवाक्य को जोड़ा जाता है।
बात करें 14वें प्रश्न की, समुच्चय बोधक अव्यय है, हमें बताना है इन चारों में से कौन से में है। जरा अधिक ऊंचा बोलिए, लता कितना मधुर गाती है, यह फल अच्छा पका है, कमला ने बहुत प्रयत्न किया परंतु उसका पुत्र नहीं सुधरा। कौन सा है समुच्चय बोधक, कौन सा होता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, कौन से में जोड़ रहा है दोस्तों? तो सही आंसर है हमारा नंबर 4, कमला ने बहुत प्रयत्न किया परंतु के द्वारा जोड़ा जा रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय आएगा। बात करें 15वें प्रश्न की, धत तेरे की, बना बनाया काम बिगड़ गया, कौन सा होगा? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय है या फिर विस्मयादि बोधक है दोस्तों? कौन सा होगा सही आंसर हमारा? धत तेरे की, बना बनाया काम बिगड़ गया, भाव को समझे तो आंसर हमारा सही होगा। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है नंबर 4, विस्मयादि बोधक होता है। ये विस्मय की बात है ना, धत तेरे की, अरे वाह, ओहो, इस तरह के शब्द आते हैं जब भी, तो वो विस्मयादि बोधक की श्रेणी में आते हैं। बात करें 16वें प्रश्न की, कालवाचक क्रिया विशेषण इनमें से कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? भीतर, बाहर, दूर। कालवाचक पूछा जा रहा है, जब, कल, अभी, कुछ, जरा, कम, नहीं, मत, न। कौन सा होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है 2 नंबर, जब, कल, अभी। ये कौन से में आते हैं? कालवाचक की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, यही हमारा सही आंसर है। बात करें अगले प्रश्न की, यात्री भागा ताकि गाड़ी को पकड़ सके, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है या फिर क्रिया विशेषण है? कौन सा है दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा नंबर 2, समुच्चय बोधक है, ताकि के द्वारा जोड़ा जा रहा है इन दोनों वाक्य और उपवाक्य को। तो दोस्तों हमारा सही आंसर कौन सा हो गया? समुच्चय बोधक की श्रेणी में आएगा। बात करें 18वें प्रश्न की, जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाने से बने वे क्रिया विशेषण कौन से होंगे? मूल क्रिया विशेषण है, यौगिक क्रिया विशेषण है, संयुक्त है या फिर संबंध बोधक क्रिया विशेषण है? जो शब्द दूसरों में प्रत्यय लगाने से बने वो कौन से कहलाएंगे? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, वो आते हैं हमारे यौगिक क्रिया विशेषण की श्रेणी में। यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। आगे बात करते हैं 19वें प्रश्न की, सही विकल्प हमारा या, अथवा, अन्यथा विकल्प बोधक होते हैं, हाँ, ए, अरे संबंध बोधक होते हैं और परे तक विस्मयादि बोधक होते हैं, धीरे, अचानक, खूब समुच्चय बोधक होते हैं। दोस्तों कौन सा सही है हमारा? तो सही विकल्प हमारा नंबर 1, या, अथवा, अन्यथा, ये सारे विकल्प होते हैं, यानी एक नहीं तो दूसरा, दोनों में से एक चीज को काम में लिया जाता है। जैसे लाभ या हानि, तो या तो लाभ होगा किसी कार्य में या फिर हानि होती है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बात करें अगले प्रश्न की, 20वें प्रश्न की, संबंध बोधक अव्यय हमें बताना है। अरे राम, यह क्या हो गया, सीता का घर स्कूल के सामने है, तुम आओगे अथवा शाम आएगा, हम और आप दोनों चलेंगे। कौन सा है दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों संबंध बोधक अव्यय कौन से में है? तो इसका हमारा सही आंसर है नंबर 2, सीता का घर स्कूल के सामने है, के मिल गया होगा, यहाँ से आप आसानी से पहचान सकते हैं, सामने है। तो दोस्तों ये था हमारा सही आंसर नंबर 2। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको रोजाना यहाँ पर मिलते रहते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रीट और अन्य प्रति परीक्षाओं के लिए पूरा कोर्स केवल आपको यहाँ और इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों कल के टेस्ट में अपनी बात करेंगे 14वें टेस्ट के अंदर लिंग, वचन और काल, इन तीनों टॉपिक्स छोटे टॉपिक है, इनको एक साथ ही देखेंगे, इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, आपको इनको अच्छे से तैयार करना है और कल के टेस्ट में आप इनकी जांच कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।